हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स को। ये फिजिक्स का पहला पार्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम शुरू कर रहे हैं 1.1 की भूमिका से, जिसका पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। आपने देखा होगा ठंडियों के दिनों में जब आप वुलन कपड़ों को जब निकालते हैं रात में या अंधेरे में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चट चट की आवाज़ आती है या फिर उसमें से चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये सब कहाँ से आती हैं? ये कहीं ना कहीं शरीर और वुलन जो कपड़े होते हैं उनके बीच में घर्षण या कुछ गतिविधियाँ होती हैं, जिससे उसमें स्थिर आवेश संचित हो जाता है। अब जब कपड़े निकालते हैं तो उस समय वो डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे में आवाज़ आता है या फिर चिंगारियाँ निकलती हैं। आपने कभी कभी ये भी अनुभव किया होगा, जब आप एक जगह पर बैठे रहते हैं, हिलते डुलते हैं वहाँ पर या कुछ हरकतें करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर गलती से टच कर देता है शरीर को, तो हल्का सा कभी कभी करंट का अनुभव होता है, एक हल्का सा झटके का अनुभव होता है। आपने कभी प्रयोग भी किया होगा, जब छोटे थे तब कुर्सियों पर बैठा करके किसी बच्चे को उसके पीछे कपड़े से जब पीटते थे और उंगलियों को जब टच करते थे तो उसमें करंट का अनुभव होता था। अभी भी ऐसा होता है, कभी ट्राई करेंगे तो अनुभव होगा, पता चल जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं उसमें आवेश संचित हो जाता है और जब टच करते हैं तो क्या होता है? वो आवेश डिस्चार्ज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। ये स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो हम परिभाषा को पहले लिख दे रहे हैं, परिभाषा को लिखते चलेंगे, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, तभी क्लियर होगा। ये लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ये हमारा हो गया इसका परिभाषा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र, जैसे वैद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा स्थिर वैद्युतिकी का हमारा उदाहरण। अगर कोई आवेश चल रहा है, स्थिर नहीं है, यदि कोई आवेश चल रहा है किंतु उसके चलने का कारण कोई बाह्य स्रोत नहीं है, तो वो भी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। यदि कोई आवेश, इसको ध्यान रखेंगे, यदि कोई आवेश चल रहा है यदि कोई आवेश चल रहा है किंतु उसके चलने का कारण कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है, कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाह्य ऊर्जा स्रोत का मतलब बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत के वो आवेश चल रहा है तो ऐसी ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो भी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगी। इसको ध्यान रखेंगे।
तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1.2 वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश इंग्लिश में कहेंगे इसे इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में कहेंगे इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश को 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी थेल्स ने देखा था। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक प्रयोग किया था और उन्होंने देखा था कि एम्बर, जो कि एक प्लास्टिक की छड़ होती है, वो ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। लिख देंगे 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के, या लिख देंगे ग्रीस निवासी थेल्स ने यह देखा कि जब एम्बर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया तो ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया तो वहाँ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक पेन लेंगे और अपने बाल से उसको रगड़ेंगे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जब पेन के समीप ले जाते हैं या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप पेन को ले जाते हैं तो क्या होता है कि पेन में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं, यानी उसमें चिपक जाते हैं। क्या कारण है इसका मेन कारण होता है वैद्युत आवेश। इसको अभी आगे देखेंगे हम कि इसका मेन कारण क्या है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और किस तरह से ये आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। थेल्स ने अपने प्रयोग में ये देखा कि उन्होंने एक कांच की छड़ को लिया गया एक कांच की छड़ को और दूसरा लिया गया रेशम के कपड़े को। ये रेशम का कपड़ा, उसके बाद दूसरा जोड़ा लिया गया ऊनी वस्त्र या फिर बिल्ली की खाल इसको रगड़ा गया एबोनाइट की छड़ से। अब बाद में ये देखा गया कि जो कांच की छड़ है, बाद में देखा गया कि कांच की छड़ और एक दूसरा कांच की छड़ लिया गया। दूसरा कांच की छड़ लिया गया तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है और एबोनाइट की छड़ और एबोनाइट
की छड़ और दूसरी एबोनाइट की छड़ लेंगे, और जब इन दोनों को समीप लेकर के आएंगे तो इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण हो रहा है। दूसरी लेंगे एबोनाइट की छड़, तो इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ लिख देंगे प्रतिकर्षण। परंतु कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ के बीच में आकर्षण हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो आकर्षण हो रहा है। जब दो कांच की छड़ों को आपस में समीप लाया गया तो उनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ, और जब एबोनाइट की दो छड़ों को आपस में समीप में लाया गया तो उनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ। परंतु कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ के बीच में आकर्षण हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। हम ये देखते हैं कि अगर प्लस प्लस चार्ज हैं पास पास में तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर दो प्लस प्लस वाले हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, अगर दो माइनस माइनस वाले हैं तो भी उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस माइनस यानी विपरीत चिन्ह वाले हैं तो इनके बीच में आकर्षण होगा। अब यही सेम चीज़ लागू होता है कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में, ऊनी वस्त्र और एबोनाइट की छड़ में। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से ट्रांसफ़र हो गया रेशम के कपड़े में। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो इसके पास बचा प्लस चार्ज, कांच की छड़ में प्लस चार्ज बचा, और ये हो गया माइनस चार्ज, यानी ये सब निगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन चलाएगा रेशम के कपड़े में और कांच की छड़ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सेम उसी प्रकार से ऊनी कपड़े को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है एबोनाइट की छड़ में, और जो ऊनी वस्त्र है वो प्लस चार्ज हो जाता है, यानी इसमें प्लस चार्ज बचता है और माइनस वाला चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये हो जाता है माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जो है सभी ट्रांसफ़र होकर के इसमें चले जाते हैं एबोनाइट की छड़ में। और जब यहाँ कांच की छड़ और कांच की छड़ को समीप लाते हैं तो ये प्रतिकर्षण होता है। इसका कारण ये है कि जो कांच की छड़ है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो कांच के छड़िए वाला है ये भी पॉजिटिव ही चार्ज है, और जब पॉजिटिव चार्ज को समीप लाएंगे तो एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे। सेम उसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ निगेटिव चार्ज है, और ये भी जो एबोनाइट की छड़ ये भी निगेटिव चार्ज है, और जब दो एबोनाइट की छड़ को पास में लाएंगे जो कि माइनस चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच ये प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को जब पास में लाएंगे तो इनके बीच में आकर्षण होगा, क्योंकि कांच की छड़ है प्लस चार्ज और एबोनाइट की छड़ है माइनस चार्ज। तो जब ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है कांच की छड़, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। इसमें कुछ ऐसे ही जोड़े हैं जिनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का कारण होता है वो मेन कारण है आवेश का स्थानांतरण। अगर आवेश विपरीत हैं तो आकर्षण होगा, अगर आवेश समान है चाहे प्लस प्लस का हो चाहे माइनस माइनस का हो तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। चलिए इसके बाद में अगले टॉपिक को देखेंगे, वैद्युत आवेश का मापन। वैद्युत आवेश का मापन कैसे करेंगे? जो वैद्युत आवेश का मापन है वो सेम इसी पर आधारित है। जिस तरह से वैद्युत आवेश जो कि थेल्स ने प्रयोग किया था कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पर, सेम उसी प्रकार से वैद्युत आवेश का मापन है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ टॉपिक लिखेंगे वैद्युत आवेश का मापन।
किससे मापेंगे विद्युत आवेश का मापन, किससे मापन करेंगे? तो इसमें लिया जाएगा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, लेंगे स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी यानी सोने के पत्ती की विद्युत दर्शी। यहाँ लिखेंगे गोल्ड लीफ यानी पत्ती, इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, इसके द्वारा होगा इसका वैद्युत आवेश का मापन। इसको पहले समझते हैं चित्र के द्वारा, उसके बाद लिखेंगे परिभाषा। हम एक ले लें शीशे का बॉक्स, एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, उसमें बॉक्स नहीं बना, उसमें बॉटल टाइप का बना हुआ है। तो एक शीशे का बॉक्स लेंगे, उसके अंदर एक चालक छड़ लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर एक चालक छड़ लगा रहेगा, ये चालक छड़ जो कि बिल्कुल आवेशित नहीं है, और इसके नीचे ही स्वर्ण पत्र लगा हुआ है, यानी सोने की पत्ती लगी हुई है इसी के नीचे, इसके नीचे लगा हुआ है ये स्वर्ण पत्र, ये सोने की पत्ती लगी हुई है। यहाँ लिख देंगे चालक छड़। ये चालक छड़ है। चालक छड़ का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो सकता है, यानी आवेशित ये हो सकता है। कांच का बॉक्स, यह है कांच का बॉक्स। यहाँ लिख देंगे स्वर्ण की पत्तियाँ, सोने की पत्तियाँ, स्वर्ण पत्र लिख दें, स्वर्ण पत्र, ये स्वर्ण पत्र है। वो देखा जाए तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक सोना ही होता है। स्वर्ण पत्र घरों में वायर में प्रयोग किए जाते हैं, कॉपर का वायर, सोने का वायर नहीं प्रयोग किया जाता है क्योंकि बहुत ही महंगा है। और चांदी होता है वो भी विद्युत का अच्छा सुचालक है, परंतु इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन जो कॉपर वायर होता है उसको प्रयोग किया जाता है घरों में, वो भी विद्युत का अच्छा ही सुचालक है। एल्युमिनियम वो भी विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन कॉपर के बाद लोहा भी विद्युत का सुचालक होता है, परंतु इसमें जो प्रयोग किया गया है वो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया गया है, यानी कि सोने की पत्ती लगाई गई है इसमें। तो इसका प्रयोग कैसे किया गया आइए देखते हैं। ये कांच का बॉक्स है, उसके अंदर चालक छड़ लगा हुआ है, उसके नीचे 2 स्वर्ण पत्रे लगे हुए हैं। इसके समीप आवेशित छड़ लाया गया है, यहाँ लिख दें आवेशित छड़। इसके समीप आवेशित छड़ लाया गया, जो कि कैसा आवेश था? धनावेश, यानी धनावेशित छड़ था, और इसके जो चालक छड़ है इसके समीप लाया गया। जब इसके समीप ला करके इसमें टच कराया गया तो क्या हुआ, इसमें से जो आवेश था वो इसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। ये जितना आवेश था इसमें ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया और ये प्लस चार्ज हो गया, यानी ये भी धनावेशित हो गया। और ये धनावेशित होने के साथ साथ जो ये स्वर्ण पत्र है ये भी धनावेश हो गया, जो स्वर्ण पत्र है ये भी धनावेशित हो गया। परंतु जब ये दोनों धनावेशित हो गए तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, यानी जो इसके बीच में जो गैप है ये बढ़ जाएगा, तुरंत ये दूरी बढ़ जाएगी बाद में। तो यहाँ लिखेंगे जब स्वर्ण पत्र पर कोई आवेशित छड़ स्पर्श नहीं कराई गई, जब इस पर कोई भी आवेशित छड़ स्पर्श नहीं कराया गया था तब वो कैसा था? तब उसके बीच में जो दूरी था स्वर्ण पत्र के बीच में वो दूरी बहुत ही कम था,
यानी कि लगभग इतना दूरी था, मान लें कि इतना दूरी था जब इस पर कोई भी आवेशित क्षण स्पर्श नहीं कराया गया। परंतु जब इस पर आवेशित क्षण स्पर्श कराया गया, लिखेंगे यहाँ दूसरा पॉइंट, जब आवेशित क्षण को स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के चालक छड़ के संपर्क में लाते हैं। चालक छड़ के संपर्क में लाते हैं या लाया जाता है, तब क्या होता है, तो उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ चित्र बना देंगे, एक बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तब ये इस प्रकार से हो जाएगा, दूरी इसके बीच में बढ़ जाएगी। बढ़ने का कारण क्या है, इसके बढ़ने का कारण है कि दोनों धनावेशित हो गया, और जब दोनों धनावेशित हो जाएगा तो इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा वैद्युत आवेश का मापन। अब देखेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखेंगे पूरा। यहाँ हेडिंग डालेंगे, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, अगर देखा जाए तो जो वैद्युत आवेश है वो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश और दूसरा धनावेश। मेन दो ही प्रकार का होता है। तो लिखेंगे यहाँ, ये किसके अनुसार है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार। यहाँ लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है ऋण आवेश, और दूसरा होता है धनावेश। अगर कोई द्रव्यमान वाला चीज़ है, यह कोई द्रव्यमान वाला चीज़ है तो उसमें हमेशा आकर्षण बल ही लगता है, इसको याद रखना। द्रव्यमान वाले वस्तु में हमेशा आकर्षण बल लगता है। परंतु आवेश वाला यदि है, परंतु यदि आवेश वाला है तो इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। क्यों दोनों होता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। अगर धन धन है तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस भी होगा तो प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस और माइनस होगा तो आकर्षण हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं नाभिक, परमाणु नाभिक के अनुसार। परमाणु नाभिक के अनुसार समझ लेते हैं इसको। इसमें परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये पता ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इसके जो कक्षा होते हैं, बाहरी कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये होता है ऋणावेश, यानी प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये हमारा है परमाणु नाभिक, लिख देंगे यहाँ नाभिक। यानी यहाँ से भी अगर देखा जाए तो जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, केवल प्लस और माइनस, धनावेश और ऋणावेश। एक बात और भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होती है वो हमेशा समान होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। कोई भी तत्व होगा उस पर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं, किसी भी परमाणु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ये संख्या समान होती है। यानी जिस तत्व पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही प्रोटॉन होता है। बस अंतर इतना रहता है कि प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मान होता है और जो आवेश होता है और जो उसका द्रव्यमान होता है उसको भी लिख लें। यहाँ लिखेंगे कण, यहाँ लिखेंगे आवेश, किस कण पर कितना आवेश है। यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान, यानी किस कण पर कितना आवेश और कितना द्रव्यमान है। शुरू करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है। यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन, इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है और ये प्लस चार्ज होता है। और फिर आ जाता है न्यूट्रॉन, ये कोई भी चार्ज नहीं होता, इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है वो होता है -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जो प्रोटॉन होता है वो सेम होता है परंतु ये प्लस में हो जाता है, 10⁻−19 कूलाम। ये एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। उसी तरह से जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई आवेश नहीं होता, इसको लिख देंगे यहाँ आवेश रहित। इसका द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10⁻27 kg। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10⁻27 kg। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का द्रव्यमान है वो समान हो जाता है। तो इस चार्ट को आप कापी पर नोट कर लेंगे, ये बहुत काम आने वाला है। इसके बाद आ रहा है हमारा चालक तथा विद्युत रोधी। अगला पॉइंट है चालक तथा विद्युत रोधी। ये हमारा अगला पॉइंट है, चालक तथा विद्युत रोधी। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ लिख देंगे
कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चालक तथा विद्युत रोधी। जैसा कि नाम से ही परिभाषित हो रहा है, ये चालक तथा विद्युत रोधी। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है जो चालक छड़, जो विद्युत स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी वाला था, उसमें था चालक छड़। चालक छड़ का मतलब होता है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके या जिसमें आवेश का आदान प्रदान हो सके। तो वही लिखा हुआ है चालक। चालक का मतलब जिसमें वैद्युत का चालन हो सके या जिसमें आवेश आदान प्रदान हो सके या प्रवाहित हो सके, उसको कहेंगे चालक। अब विद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें आवेश प्रवाहित ना हो पाए, उसे हम कहेंगे विद्युत रोधी। जैसे लकड़ी हो जाता है, ये सब होते हैं विद्युत का कुचालक। इसमें आवेश कभी आदान प्रदान नहीं हो सकता, ना ही प्रवाहित हो सकता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे चालक का। यहाँ लिख देंगे पहला नंबर चालक, यानी कंडक्टर का परिभाषा। इसके इंग्लिश सही नाम है कंडक्टर, यानी कंडक्ट करने वाला। तो यहाँ लिख देंगे वह पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को, यानी अपने अंदर से आवेश को आसानी से प्रवाहित होने दें, आसानी से प्रवाहित होने दें, या हम कह सकते हैं अर्थात आवेश का आदान प्रदान, अर्थात आवेश का आदान प्रदान कर सकें। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जैसे जो वायर होता है कॉपर का या फिर चांदी का या लोहे का हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब चालक कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे उदाहरण में, जैसे धातुएं, जो धातुएं होती हैं वो भी विद्युत का सुचालक होती हैं। और सभी सजीव वस्तुएं, सजीव में भी आवेश आदान प्रदान होता है। जैसे अभी किसी लाइट बोर्ड है, उसमें अगर तार कटा हुआ है, उसको अगर उंगली से टच कर दें, उंगली सजीव होता है, उसको टच कर दें तो झटका महसूस होता है, हमको करंट लगता है, तो उसमें भी धारा प्रवाहित होता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो 11,000 या 33,000 वोल्ट का जो वायर जाता है, उस पर कोई पेड़ का पत्ता या पेड़ की डाली, उस पर जब टच होता है, दोनों वायरों पर पॉजिटिव और निगेटिव पर जब बराबर टच होता है, तो उसमें तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है, चटकने की आवाज़ आती है, चिनगारियाँ निकलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सजीव है और उसमें से जो आवेश से जो धारा है वो प्रवाहित हो सकता है, और धारा प्रवाहित होने पर उनके बीच में जब जाकर के दोनों आपस में टच होते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट होता है, यानी उसमें तड़तड़ाहट की आवाज़ होती है। अब देखेंगे दूसरा हेडिंग, विद्युत रोधी। ये विद्युत रोधी क्या है? दूसरा है विद्युत रोधी। जो विद्युत का रोधक हो, यानी इंसुलेटर का काम करता हो। अब विद्युत रोधी में परिभाषा लिखेंगे इसका, वह पदार्थ जो अपने भीतर
जो अपने भीतर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक में कभी भी करंट नहीं उतरता या करंट उसमें धारा या प्रवाहित नहीं हो सकता। कांच, इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होता। लकड़ी, ये भी विद्युत का कुचालक है, यानी विद्युत रोधी है ये। तो विद्युत का चालक और विद्युत रोधी ये दोनों हो गया। चालक का मतलब हुआ कि जिसमें से आवेश का आदान प्रदान हो सके वो चालक कहलाएगा। विद्युत रोधी का मतलब जिसमें से आवेश प्रवाहित ना हो वो कहलाएगा विद्युत रोधी। इसमें से चालक और विद्युत रोधी के संबंध में कुछ और बातें हैं, उसको लिख लें। वो हैं चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसका कारण है कि उसके अंदर जो आवेश होगा उसका आदान प्रदान होता रहता है। उसको कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके माध्यम से जो आवेश है वो क्या होता रहता है? गति करता रहता है। और जो विद्युत रोधी होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इसको लिख लेंगे, विद्युत रोधी में जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाएंगे तो उसमें जो आवेश होगा वो गति कैसे करेगा? इसलिए उसमें जो आवेश का गति होता है वो नहीं हो पाता है, यानी आवेश का संचालन नहीं हो पाता है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम ले लें एक कोई चालक, एक कोई चालक ले लें। ये मान लें कि ये चालक छड़ है, यहाँ लिख देंगे कोई एक चालक है ये। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है कि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसको एक तार से जोड़ देंगे, इसमें लगाएंगे सेल, ये प्लस चार्ज, यहाँ लगाएंगे माइनस चार्ज की बैटरी लगाएंगे, और जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तैसे इसमें इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा
इधर से इधर की ओर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ। इधर क्यों आएगा? क्योंकि इधर प्लस है और प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा ये हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा हो जाएगा। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तैसे इलेक्ट्रॉन के माध्यम से क्या होगा? आवेश चलना शुरू कर देगा, यानी कि उसके अंदर आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के चलने का जो वेग होता है वो प्रकाश के निर्वात में प्रकाश के चलने के वेग के बराबर होता है, इसको भी याद रखिए। इलेक्ट्रॉन के चलने की चाल इलेक्ट्रॉन के चलने की, यहाँ लिख देंगे चलने की वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है उसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के चलने की वेग। अब लेंगे दूसरा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में क्या होगा? एक लेंगे एक विद्युत रोधी यानी कुचालक, यहाँ लिख देंगे विद्युत रोधी। एक विद्युत रोधी छड़ लेंगे, उसमें धारा प्रवाहित कराएंगे। जैसे चालक में किए थे वही प्रक्रिया सेम इसमें भी कराएंगे। जब इसमें बैटरी लगाएंगे तो जब बैटरी लगाएंगे तो इसमें कोई हलचल नहीं होगा। हलचल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो आवेश का आदान प्रदान कहाँ से होगा? यानी उसमें आवेश जो है चलने की कोई भी माध्यम नहीं है, इसलिए इसमें आवेश चल नहीं पाएगा और ये क्या हो जाएगा? एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। जब तक इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो विद्युत रोधी में इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से इसमें जो आवेश है उसका आदान प्रदान नहीं हो पाता। एक इसमें और है, एक रहता है अर्धचालक जिसे कहते हैं हम। इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं वैसे, लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं अर्धचालक। अर्धचालक से जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। इसको वैसे समझने क्या होता है ये सेमी कंडक्टर? सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों की भांति कार्य करता है। कभी ये विद्युत रोधी का कार्य करेगा, कभी ये चालक की भांति कार्य करेगा। तो बस वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद में जो इसका अगला पॉइंट है 1.4 यानी प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इसको देख करके वीडियो अच्छे से समझ कर इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो उसको हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, उसको अगली वीडियो में हम क्लियर कर देंगे जो भी दिक्कत होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।